नमस्कार जी सभी को, वेलकम और ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ थर्मोडायनेमिक्स की अगली वीडियो में। हम लोग पिछली वीडियोस के अंदर एंट्रोपी को बड़ी ही एक्सप्लेनेशन और बड़ी ही शिद्दत के साथ स्टडी कर रहे हैं कि उसका कुछ पैरामीटर कहीं से रह ना जाए, उसकी रिलेशनशिप विद द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द रिलेशनशिप ऑफ द एंट्रोपी विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब हमने कर लिया। वहाँ पर कहानी में बार बार हमें एज एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, कार्नोट साइकिल, टीएस डायग्राम, ये सब डिस्कस करना पड़ रहा था। सो आई थॉट कि मुझे लगता है कि एक कंपाइल्ड वर्जन मुझे एंट्रोपी चेंजेस इन कार्नोट साइकिल का भी ले आना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है, ऑल्दो हमने इसको यूज़ किया है इन द वेरियस मैं कहूँ कि टॉपिक्स और वेरियस एक्सप्लेनेशंस, लेकिन वो कहाँ से आता है और क्या क्या किस किस स्टेप में एंट्रोपी के चेंजेस रहते हैं। ऑल्दो हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जहाँ भी एंट्रोपी चेंजेस की बात करी है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जहाँ हमने कहा कि एंट्रोपी चेंज जो रहता है दैट इज़ ज़ीरो, वहाँ भी हमने एज एग्जाम्पल कार्नोट साइकिल को लिया था। लेकिन टीएस डायग्राम भी उसका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंट्रोपी चेंजेस, और जो भी एंट्रोपी की मैं कहूँ कि इन्वॉल्वमेंट कार्नोट साइकिल के अंदर, कार्नोट इंजन में जहाँ रहती है, वो आज हम डिस्कस करने के लिए आप सबके सामने हैं। सो अगर एग्जामिनेशन में आपको आ जाता है डिस्कस द वेरियस एंट्रोपी चेंजेस इन कार्नोट साइकिल, तो आपको अलग अलग से एंट्रोपी चेंजेस की बात ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस भी करनी होती है, आपको टीएस डायग्राम की बात भी करनी होती है, एंड आपको एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी भी बताना होता है। पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने बात करी थी कि टीएस डायग्राम का एरिया हमें अवेलेबल एनर्जी बताता है कि वर्क कितना परफॉर्म हो सकता है। बेसिकली दैट वाज एरिया ऑफ टीएस डायग्राम वाज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, एंड Q1 माइनस Q2 was work done in case of Carnot engine or any heat engine which is reversible। तो हमें पता है कि ये वर्क डन हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा इंजन के द्वारा या फिर वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा। इसका मतलब ये एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल है टू परफॉर्म द वर्क। तो अवेलेबल एनर्जी एंट्रोपी अवेलेबल एनर्जी भी देती है और अनअवेलेबल एनर्जी भी देती है। तो हम वो बातें, अनअवेलेबिलिटी की बात हम आज करेंगे, अवेलेबिलिटी की हम पिछली वीडियो में कर सकते नहीं हैं, कर चुके हैं रादर। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने उसको देखा हुआ है वो दे कैन प्रोसीड टू दिस वीडियो डायरेक्टली टिल एंड, और जिनको वो कहानी आती है वो भी सीधा चल सकते हैं, वो भी सीधा देख सकते हैं। सो अगर एग्जामिनेशन में आपको आ जाता है व्हाट आर द वेरियस एंट्रोपी चेंजेस इन कार्नोट साइकिल, तो सबसे पहले आपको बात करनी होती है कि द सिस्टम एज अ होल कंसिस्ट ऑफ हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड हीट सिंक। वो अलग बात है कि जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह भी रहते हैं। सो बेसिकली इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड हीट सिंक, ये जो है कि मैं कहूँगी इनका मेजर रोल रहता है टू एग्जीक्यूट कार्नोट साइकिल various thermodynamical operations. So all the four steps in Carnot cycle take place reversibly. Therefore, the changes in entropy of the system in each step is zero. क्योंकि हर एक जो स्टेप रहता है कार्नोट साइकिल में वो रिवर्सिबली परफॉर्म हो सकता है, और हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंजेस क्या रहते हैं, ज़ीरो रहते हैं। सो वही हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस डिस्कस दिस सिचुएशन नाउ। हम लोग एंट्रोपी चेंजेस फॉर द सिस्टम एज अ होल डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे, एंड एंट्रोपी चेंजेस इन वर्किंग सब्सटेंस अलग से डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कहीं पर अकेले वर्किंग सब्सटेंस को हैंडल किया, कहीं पर हमने अकेले कार्नोट इंजन को या कार्नोट साइकिल को हैंडल किया। सो टुडे हम लोग इंडिविजुअली सिस्टम एज अ होल की एंट्रोपी किस तरीके से डिस्कस होगी और वर्किंग सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है वो किस तरीके से डिस्कस की जाएगी, इसका इंडिविजुअली डिस्कशन जो है दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सिस्टम एज अ होल, कि पूरे सिस्टम जो मैंने बोला आप उसको लिख लीजिए। पहले आप यहाँ पर कार्नोट इंजन के अंदर बता दीजिए कि द वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन कार्नोट इंजन आर, या मैं कहूँ कि द होल सिस्टम। जब मैं सिस्टम एज अ होल बोलती हूँ तो सिस्टम बोलने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, हीट सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस, इन तीनों को मैं कलेक्टिव फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो फॉर सिस्टम एज अ होल,
यहाँ पर होल छेद नहीं है, एक्चुअली होल नहीं है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जब हम कंसीडर करेंगे, सो देर आर 4 स्टेप्स। हमें पता है कि 4 स्टेप रहते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप रहते हैं? isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. So in the first step Carnot cycle, in the first step आपको याद होगा हम हर बार PV डायग्राम भी इसका बना देते हैं और TS डायग्राम भी बना देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, सेकेंड स्टेप B टू C, थर्ड स्टेप C टू D एंड द फोर्थ स्टेप गोज फ्रॉम D टू A। यहाँ पर P1 V1 T1 रहता है टेम्परेचर, P2 V2 T2 टेम्परेचर रहता है, सॉरी T1 बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और यहाँ पर P3 V3 एंड T2 टेम्परेचर फॉल हो जाता है। एंड यहाँ पर अगेन प्रोसेस आइसोथर्मल है, P4 V4 एंड T2। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेट्स रहती हैं, आपको याद होगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर Q1 हीट एब्जॉर्ब की जाती है, इस स्टेप में Q2 हीट को रिलीज किया जाता है। सो ये हम PV डायग्राम इन केस ऑफ कार्नोट इंजन करते आए हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्नोट साइकिल वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T। सो गेन इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, आपको इंडिविजुअली लिखना होगा क्योंकि हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। एंट्रोपी की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी, हम लोगों ने एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ds इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T। तो वर्किंग सब्सटेंस के लिए हमें पता है कि उसने टेम्परेचर T1 पे हीट Q1 को एब्जॉर्ब कर लिया है। सो हीट एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव। सो Q1 बाय T1। ओवरऑल अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो उस सिस्टम में सोर्स भी है। सिंक तो भैया साइड पे ऐसे बेचारा गुपचुप सा खड़ा है कि मेरा तो रोल नहीं है, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो सिंक का रोल नहीं है क्योंकि एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, टेम्परेचर डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, सराउंडिंग्स के साथ सिस्टम उसको एक्सचेंज कर लेगा और वापस T1 पर आ जाएगा। सो हीट जो है वो ली जाएगी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सो गेन ऑफ हीट होने की वजह से हमने हीट को प्लस Q1 लिख लिया। अब अगर वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को गेन किया है तो सोर्स ने हीट को लूज़ किया, जिससे उसने सराउंडिंग्स बोल दिया मैंने। यहाँ पर सराउंडिंग्स बेसिकली सोर्स था वर्किंग सब्सटेंस के लिए। तो लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स ने हीट को दिया है उतनी ही हीट, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स ने दी है, बिकॉज इट इज लॉस हुआ है उसको। तो लॉस ऑफ हीट इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। टेम्परेचर T1 रहता है बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सोर्स इज टेकन इन्फिनिटी। सो लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स क्या हो गया माइनस Q1 बाई T1, एंड गेन इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया प्लस Q1 बाई T1। और सिंक के अंदर कोई चेंज नहीं था, उसका डेल्टा एस ऑलरेडी 0 था। सो देयरफॉर इन दिस स्टेप टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स। सो Q1 बाई T1 माइनस Q1 बाई T1, प्लस होना था बेसिकली यहाँ पर और माइनस, so it will be equal to 0. So in the very first step, which was isothermal expansion, change in entropy of system as a whole becomes 0. So in the second step, ये हो गया था हमारा first step, या मैं आप उसको isothermal expansion भी कह सकते हैं। So in the second step, which was adiabatic expansion, अब क्या है क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सो नो हीट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस को सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखवा कर एग्जीक्यूट करते हैं और एकदम से हम एक्सपेंशन दे देते हैं, पिस्टन को पुल आउट कर लेते हैं। सो देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एज वेल, क्योंकि ना तो सोर्स ने कोई हीट दी है ना सिंक ने कोई हीट ली है और वर्किंग सब्सटेंस ने भी कोई हीट कहीं से ली दी नहीं है। सो यहाँ पर क्योंकि डेल्टा Q बाय T रहता है टेम्परेचर, सो डेल्टा Q 0 हो गया बिकॉज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो डेल्टा S डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाता है 0। टेम्परेचर आप लिखना चाहें इट इज़ बेसिकली T1 फॉर द वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी सोर्स से हीट ले चुका था, T1 टेम्परेचर पर आ चुका था जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाई, फिर हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर उसको रख दिया, तो उसका टेम्परेचर T1 से T2 फॉल हो गया, लेकिन एंट्रोपी में चेंज कोई भी नहीं आया। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। सो इन द थर्ड स्टेप अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया है, सेकेंड स्टेप हो गया, उसके बाद आप हेडिंग देंगे थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप of Carnot cycle. So in the third step working substance
को हम लोग या कहूँ सिलेंडर को हम लोग सिंक पर रख देते हैं। अब सोर्स बेचारा ऐसा बैठ कर देखेगा कि ये क्या हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। सिलेंडर को हमने किसके ऊपर रख दिया, सिंक के ऊपर रख दिया है, और धीरे 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 कंप्रेशन करवाई जाएगी एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्योंकि कंप्रेशन है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अंदर जो है मैं कहूँ कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कांस्टेंट रखना है, सो एक्स्ट्रा हीट विल बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग्स। और यहाँ पर सराउंडिंग का काम कौन कर रहा है, सिंक कर रहा है। सो बेसिकली इन दिस थर्ड स्टेप वर्किंग सब्सटेंस विल रिजेक्ट हीट Q2 एट टेम्परेचर T2 टू द सिंक। अब क्या है कि वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को रिजेक्ट किया है, लूज करी है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ हीट। अगर हीट लूज हुई है तो एंट्रोपी के अंदर भी लॉस होगा। सो लॉस इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हीट Q2 रिजेक्ट करी गई है, Q2 और रिजेक्ट की है, एस्केप हुई है, सो इट इज़ नेगेटिव Q2 बाय, और टेम्परेचर हो चुका है इस स्टेप पर T2। ये वाला स्टेप यहाँ से शुरू होगा, सो इनिशियल स्टेट पर टेम्परेचर T2 है, सो टेम्परेचर हो जाएगा T2। सो लॉस इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज माइनस Q2 बाय T2। अब वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को रिजेक्ट किया, उस हीट को रिसीव किसने किया, सिंक ने। अब हीट रिसीव होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सो गेन इन, यहाँ पर आ जाएगा गेन थर्ड स्टेप के अंदर, गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, क्योंकि गेन है तो पॉजिटिव, हीट कितनी ली गई Q2, टेम्परेचर कितना था T2, सो Q2 बाय T2 ये हो गया। सो देयर इज नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले स्टेप में भी लिख सकते थे नेट चेंज इन एंट्रोपी, या मैं टोटल चेंज कहूँ क्योंकि यहाँ पर लॉस गेन ले चुके हैं, दीज आर ऑलरेडी चेंजेस, तो आप चाहे नेट कह लीजिए चाहे टोटल कह लीजिए, टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की इन दोनों का सम माइनस Q2 बाय D2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस Q2 बाय T2, इट विल अगेन बिकम इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप में भी 0 आ गई, सेकेंड स्टेप में भी 0 आ गई, थर्ड स्टेप में भी 0 आ गई, और फोर्थ स्टेप इज adiabatic expansion। And we know that this process is again adiabatic, that means no heat is either absorbed or rejected, so therefore change in entropy। इसी तरीके से ये वाला फोर्थ स्टेप आप adiabatic compression लिख सकते हैं। इन द फोर्थ स्टेप अगेन द सिस्टम विल बी द सेम, टेम्परेचर T2 लिख लें, T1 लिख लें, टेम्परेचर लिख लें, डजेंट मैटर, क्योंकि इसको 0 ही हो जाना है। सो डेल्टा Q बाई T2 इज इक्वल टू 0। हैंस from first step, second step, third step and fourth step we may conclude that total change in entropy of the whole system in Carnot cycle is always 0। तो पूरे सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज था वो हमने कितना ले लिया है, 0 ले लिया है। अब हमें बात करनी है अकेले वर्किंग सब्सटेंस की। अब वर्किंग सब्सटेंस कहेगा अकेले तुम अकेले, हम अकेले आए थे दुनिया में, अकेले ही चले जाएंगे। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर फॉर सिस्टम एज ए होल किया था, अब हम करेंगे फॉर वर्किंग सब्सटेंस। फॉर वर्किंग सब्सटेंस, अब अकेले वर्किंग सब्सटेंस की बात करनी है, चेंज इन एंट्रोपी लेना है। मैं TS डायग्राम भी ड्रॉ करूंगी ताकि आपको इजीली ये सिचुएशन समझ आ जाए। अब अकेले वर्किंग सब्सटेंस को हमें हैंडल करना है, उसकी एंट्रोपी चेंजेस देखने हैं कि उसमें कुछ एंट्रोपी में चेंज आ रहा है या कांस्टेंट रहती है। व्हाट इज़ हैपनिंग, हमें पता है डिक्रीज तो होगी नहीं, इट ईदर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोसेस और बिकम्स और इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अब क्योंकि हम एंट्रोपी चेंजेस इन वर्किंग सब्सटेंस कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा नाउ लेट अस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ओनली वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल। तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो के अंदर PV डायग्राम के करस्पॉन्डिंग TS डायग्राम को ड्रॉ किया था। ये वाला A to B प्रोसेस क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ एग्जीक्यूट होता है बट देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, गेन इन एंट्रोपी। सो टेम्परेचर यहाँ पर रहता है T1, एंट्रोपी जो है वो S1 से S2 चली जाती है इन दिस प्रोसेस। और यहाँ पर हमें पता है Q1 वाज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। और जो सेकंड प्रोसेस है B2C, इट इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट लॉस, हीट गेन नहीं होता तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो जहाँ पर एंट्रोपी S2 पर पहुँच चुकी है यहीं पर रहेगी। टेम्परेचर फॉल हो जाता है तो कुछ यहाँ रह जाएगा C। तो ये जो टेम्परेचर है दिस इज़ T2
from this process to this process. And in the third process, which is isothermal compression, here temperature जो है क्योंकि compression है, temperature जो है वो और isothermal process है तो temperature क्या रहेगा, constant, बट कंप्रेशन करवाई है तो एंट्रोपी डिक्रीज होने की कोशिश करेगी। आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे एंट्रोपी डिक्रीज होती नहीं है। स्पॉन्टेनियसली इन अ प्रोसेस एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। इस प्रोसेस को हम करवा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज करवा कर, तो वो अपनी इनिशियल स्टेट में जाएगा सिस्टम डी, और यहाँ पर Q2 हीट, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई थी और यहाँ पर हीट जो है लॉस होगी या रिजेक्ट करी जाएगी। एंड द फोर्थ स्टेप विच इज़ अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट को चेंजेस जीरो हो जाते हैं तो एंट्रोपी के अंदर चेंज जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वापस T1 पर चला जाएगा। सो ये TS डायग्राम वी हैव ऑलरेडी डन। हमें पता है ये हमारा आपका सबका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस फर्स्ट स्टेप, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस सेकंड स्टेप एंड 3 फ्रॉम दिस 3 एंड 4 करस्पॉन्ड टू दिस 4। तो ये PV डायग्राम और TS डायग्राम है। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स, मैं जो बोल रही हूँ आप लिखते जाइए, यहाँ पर आपको लिखना होगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट Q1 at temperature T1 from the source, therefore it is absorbing heat, there is increase in heat, and increase in heat leads to gain in entropy. So change in entropy of working substance in the first step, change in entropy of वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि हम सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अभी पीछे 2 मिनट पहले भी बात करी थी, इट इज़ Q1 by Q2, और यहाँ ये कहाँ पर रहती है, फर्स्ट स्टेप के अंदर रहती है Q1 by T1। एंड इन द सेकेंड स्टेप हमें पता है देयर इज़ no absorption or rejection of heat because process is adiabatic. So therefore in the second step change in entropy of working substance is 0, and in the third से क्योंकि डेल्टा S आपको पता है, डेल्टा S डेल्टा Q by T रहता है तो it becomes 0. In the third step working substance rejects heat Q2 to the temperature T2. यहाँ पर gain in entropy हो रहा था तो पॉजिटिव है। In the third step सब्सटेंस हीट को लूज करता है, सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 हीट इज रिलीज रिजेक्टेड तो नेगेटिव अपॉन टेम्परेचर T2. सो Q2 बाय T2 इज द अमाउंट ऑफ Q2 इज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड T2 इज द टेम्परेचर. Now in the fourth step is again adiabatic process, change in entropy of working substance. इसी formology के साथ it becomes 0 because process is adiabatic, no heat is either added or rejected from to the surroundings. सो डायग्राम की वजह इसकी उससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें लेना है नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द फर्स्ट स्टेप। देखिए ये वाला फर्स्ट स्टेप जो था, ये इतना लिखने के बाद आप इरेज कर देंगे, आप इरेज नहीं करेंगे, इरेज मैं करूँगी, आप लोगों को तो एग्जामिनेशन में इसके आगे लिखना है। चारों स्टेप्स की बात करने के बाद अब आप लोग लिखेंगे इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द फर्स्ट स्टेप। इंक्रीज S1 से S2 था तो इंक्रीज मुझे क्या मिलेगा, इस डायग्राम में क्लियर है, आप लोग यहाँ लिखेंगे। ये मैंने इसीलिए लिखा रहने दिया ताकि आपके सामने, अदरवाइज यू हैव इन योर मेमोरी। मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। Q1 by T1 आपको याद रखना है। सो आप लोग लिखेंगे इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी इन फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट ऑपरेशन इट वाज S2 माइनस S1। S2 फाइनल एंट्रोपी थी, S1 इनिशियल एंट्रोपी, इट इज़ इक्वल टू Q1 बाई T1। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, T1 इंटू S2 माइनस S1, ये इसके इक्वल आ गई। और सेकेंड स्टेप में हमें पता है 0 थी। थर्ड स्टेप के अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो वो लिखूंगी मैं। सो डिक्रीज इन एंट्रोपी इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर डिक्रीज लेना है एंट्रोपी में। सो ये वाला थर्ड स्टेप है, यहाँ पर फाइनल एंट्रोपी S1 है और इनिशियल एंट्रोपी S2 है। सो इट इज़ S1 माइनस S2 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस Q2 बाई T2। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इट इज़ माइनस Q2 बाई T2। तो ये जो है, ये मैंने कॉमा लगाया था। सो यहाँ से Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, T2, ये नेगेटिव भी मैंने साथ ही ले लिया, इट बिकम्स S2 माइनस S1। तो Q1 भी आ गया हमारे पास,
Q2 भी आ गया। नाउ इन द स्टेप सेकंड एंड फोर्थ हमें पता है एंट्रोपी चेंजेस जीरो थे, सो वर्क डन हेयर इन दिस केस W किसके इक्वल होता है Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए T1 S2 माइनस S1 माइनस T2 S2 माइनस S1 इसके इक्वल हो गया ये। सो जब आप इसको थोड़ा सा देखिए, आप S2 माइनस S1 कॉमन निकाला, हमारे पास बचा T1 माइनस T2। सो वर्क डन इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये वाला T1 हो गया और ये T2, T1 माइनस T2 सिर्फ ये इतनी सी वैल्यू रह गई, दिस वन, एंड S2 माइनस S1 ये इतनी सी वैल्यू रह गई, दिस वन। सो बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल गए हैं हमें, S2 माइनस S1 दिस वन, CD कह सकते हैं आप, इंटू T1 माइनस T2 आप कह सकते हैं AD। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज बेसिकली द एरिया ABCD इन TS डायग्राम। सो इट इज एरिया ABCD इन TS डायग्राम। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, वर्क डन। एंट्रोपी चेंजेस से हमें वर्क डन मिल गया है, और एरिया हमें, हम लोगों ने पीछे भी इसको किया कि इट गिव्स अस द अवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क, तो ये अवेलेबल एनर्जी थी। अब मैं बात करूँगी, कई बार एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाता है कि डिस्कस एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, उल्टा सिस्टम पूछ लिया जाता है, तब आपको क्या लिखना होता है, इतना काम करने के बाद यू विल राइट इन अ Carnot रिवर्सिबल इंजन इफ Q1 is the heat absorbed from the source at temperature T1 and Q2 is the heat rejected to the sink at temperature T2, then Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, क्योंकि हमें पता है जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी गई है उतनी हीट रिजेक्ट करी जाती है। सो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। हमने पीछे प्रूव भी किया इस चीज़ को एफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 होता है। तो वहाँ से हम Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 पीछे प्रूव करके आ चुके हैं। सो यूजफुल वर्क डन W किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 के। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एंड मैथमेटिकली जब यहाँ हम लिखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी। क्योंकि जब हम लिखा हुआ देखते हैं तो हमारा ब्रेन चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। सो यू विल राइट, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन Carnot's इंजन दैट Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ये रहता है। और हमें पता है यूजफुल वर्क डन W किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2। इसमें से Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया गया, कुछ वर्क परफॉर्म किया गया, और Q2 हीट को रिजेक्ट कर दिया गया। सो माइंड इट, Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, वो सिंक को दे दी गई वर्किंग सब्सटेंस द्वारा, और जो हमें दिया गया वो वर्क डन था। सो बेसिकली Q2 रिप्रेजेंट्स द अनअवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन, ये वो एनर्जी है जो वर्क के अंदर यूज नहीं हुई। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन मैं Q2 की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, Q1 बाई T1 इंटू T2, मैं ये लिख सकती हूँ। सो यू कैन राइट here this Q2 is directly proportional to Q1 by T1, and Q1 by T1 is basically आपको पता है entropy change at that particular proportional to S1 ये रहेगा। सो मैं ये कह सकती हूँ कि द अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी, और आई मे से दैट एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी इन अ Carnot साइकिल। तो हमें एंट्रोपी और TS डायग्राम जहाँ पर एंट्रोपी इन्वॉल्व है उसका एरिया वो हमें क्या देता है, अवेलेबल एनर्जी। सो एंट्रोपी एक इतना प्यारा सा क्यूट सा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो हमें अवेलेबल एनर्जी फॉर द वर्क डन भी बताता है कितनी होगी, और अनअवेलेबल एनर्जी भी बताता है कि कितनी अनअवेलेबल है। भैया इसको आप यूटिलाइज वर्क डन में नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, और ये आपको साइड पे रख देनी होगी कि इसको तो यूज करना ही नहीं है। सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, सीधा सीधा इसकी वैल्यू अनअवेलेबल एनर्जी बताती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ area of TS diagram it gives us available energy as we discussed in our previous video। जिसको वो वीडियो देखनी है या किसी को दोबारा से देखनी है या फर्स्ट टाइम देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे वाला लिंक उसी वीडियो का है, सो आप देख सकते हैं। सो इमीडिएट प्रीवियस वीडियो फ्रॉम दिस वीडियो।
सो अब हमने काफ़ी कुछ कार्नोट्स इंजन का डिस्कस कर लिया है. वी आर लेफ्ट विद एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी डिस्कशंस. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंट्रोपी ऑफ कार्नोट्स इंजन. सो जो एंट्रोपी रहती है कार्नोट्स इंजन की, पीछे हमने बात करी है टेम्परेचर की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में. एंट्रोपी की कहानी को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, अब हमें वो बात करनी है. सो वी विल से एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन. आपको पता है इट इज़ आउटपुट बाय इनपुट, ये रहती है. तो आपको अज्यूम करना होगा फिर से वही कहानी सारी जो हम करते हैं कि लेट अस सपोज आवर सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी such that it is absorbing. अब यहाँ पर ये वाली A B C D साइकिल आप भूल जाइए बिकॉज आई एम राइटिंग द एफिशिएंसी ओनली. तो मैं साइकिल इरेज ही कर देती हूँ, कहीं आपके दिमाग में यही बेचारा घूमता रहे. मुझे इस मेमोरी को थोड़ा वॉश कर देना है. इनिशियल स्टेट सिस्टम की मैंने माना A है, फाइनल स्टेट मैंने माना सिस्टम की B है. एंड इन द होल प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन सपोज Q1 is the amount of heat absorbed by source, absorbed by working substance from source at temperature T1. So using the expression या definition of entropy delta X is equal to delta Q by T, हम लोग क्या लिख सकते हैं S2 minus S1 is equal to delta Q. हमें पता है Q1 था फर्स्ट स्टेप में which was isothermal expansion, Q1 by T1. Similarly for isothermal compression, क्योंकि adiabatic processes में तो changes ही नहीं हो रहे, entropy changes zero थे. So similarly for isothermal compression from state C to state D occurs at temperature T2, क्योंकि अब सिस्टम की इनिशियल स्टेट C है और फाइनल स्टेट क्या है D है. सो मैंने इसीलिए उसको इरेज किया कि आपको सिर्फ A to B और C to D को ध्यान में रखना था. साइडों वाले हमने छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पर एंट्रोपी चेंजेस ऑलरेडी जीरो थे. सो व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम C to D इट्स एट टेम्परेचर T2 process is isothermal compression and heat Q2 is rejected to the sink, then entropy changes of the system S2 minus S1 it becomes Q2 by T2. आपको पता है बेसिकली ये एक्सप्रेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू माइनस Q2 बाई T2 थी, हमने थोड़ी देर पहले किया था. सो इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकती हूँ S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2. नाउ वर्क डन बाय द हीट इंजन W, ये मुझे पता है Q1 माइनस Q2 रहता है और Q1 अपॉन T1 इंटू T1 माइनस Q2 अपॉन T2 इंटू T2. मैंने इस Q1 को T1 से मल्टीप्लाई कर दिया, T1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, T2 से डिवाइड कर दिया. नाराज़ तो नहीं होंगे ना आप? नाराज़ होंगे मैं फिर भी लिखूंगी. सो देर इज़ नो यूजेज ऑफ बीइंग एंग्री और मुंह फुला के बैठने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है. मैंने T1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, T2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि एंट्रोपी बन सके. सो Q1 बाई T1 यहाँ पर देखिए मुझे पता है S2 माइनस S1 है और Q2 बाई T2 भी S2 माइनस S1 है. तो पुट कीजिए वैल्यूज जल्दी. S2 माइनस S1 इंटू T1 माइनस S2 माइनस S1 इंटू T2, ये हमारे पास आ गया. अब अगेन यहाँ से S2 माइनस S1 आप कॉमन लीजिए. थोड़ी देर पहले भी हमने इसी बात को किया था. इट बिकम्स T1 माइनस T2. वही कहानी फिर से हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें बात करनी है एफिशिएंसी की. वहाँ पर हमने एरिया के टर्म में इसको लिख लिया था, अब इधर लिख देती हूँ. सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन ईटा. एफिशिएंसी आपको पता है किसके इक्वल होती है? इनपुट आउटपुट बाय इनपुट, वर्क परफॉर्म्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस. So basically this is work performed by working substance upon Q1. So यहाँ पर W की वैल्यू पुट कीजिए S2 माइनस S1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन Q1. और Q1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ से T1, यहाँ से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू T1 S2 माइनस S1. इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं. T1 S2 माइनस S1. S2 माइनस S1 ने एक दूसरे को मार दिया, तो वही फॉर्मूला हम फिर से दोहरा रहे हैं, जो पीछे दोहराते आए हैं वही फॉर्मूला फिर से आ गया. तो एंट्रोपी ने इस फॉर्मूले को भी डिराइव करके हमें दे दिया. सो एफिशिएंसी ऑफ एक्सप्रेशन इज सेम एज वी हैव obtained in usual temperature by discussing normal PV indicator diagram in Carnot cycle. Hence efficiency expression obtained in TS diagram is much simpler as compared to PV indicator diagram. वहाँ से क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम थे, वहाँ से टेम्परेचर को निकालने के लिए हमें
कितनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन आपको याद होगा करनी पड़ी थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया टर्म्स को, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन यहाँ पर कितनी ईजिली एक्सप्रेशन डिराइव हो गई है। सो एंट्रोपी गिव्स अस एन ईजी वे टू मेक द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स इन द व्यू ऑफ कार्नोट इंजन, हीट इंजन, रिवर्सिबल इंजन एंड अ लॉट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।